तो दोस्तों ये है हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो यहाँ पे आंसर दिख गया होगा हेमिस। तो सवाल ये नहीं है कि हेमिस, अब सवाल ये आता है कि हेमिस कहाँ है। तो भाई लद्दाख में है। कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 4400 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में फैला हुआ है। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, ये एग्रीकल्चर से दिया हुआ है। बोल रहा है उत्तर भारत में कौन सी खेती होती है, तो झूम की खेती हो गया। ठीक है, 3 नंबर। मैक्सिको में कौन सी खेती होती है, तो मैक्सिको में मिल्पा, 4 नंबर। ठीक है, ब्राज़ील में कौन सी खेती होती है, तो रोका, 1 नंबर। और हिमालय पट्टी में कौन सी खेती होती है, खील, 2 नंबर। 3 4 1 2, तो 3 4 1 2, 3 4 1 2, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है दोस्तों, यही ना है, 3 4 1 2, अच्छा सॉरी सॉरी, 4 हो गया। आंसर हो जाएगा हमारा सी। ठीक है, सेकेंड का। चलो अब थर्ड नंबर क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन में आप लोग देख सकते हैं कि ये बिल्कुल एईडीओ जो एडुटेरिया का है, ये पीपीएससी को देखते हुए बनाया गया है। जिस तरह से 71st पीपीएटी का पीटी हुआ था, उसी को देखते हुए। तो यहाँ बोल रहा है कि जिब्राल्टर जो जल डमरू मध्य है, वो किसको किसको जोड़ रहा है। क्वेश्चन में देखो किसको नहीं जोड़ रहा है वो बताना है, जो गलत है वो बताना है। ठीक है, तो जिब्राल्टर सही है भूमध्य सागर को अटलांटिक से, कुक भी सही है तस्मान को दक्षिण प्रशांत महासागर से, मल्लक्का भी सही है जावा को बंगाल की खाड़ी से। लेकिन डोवर जो है ना, ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि उत्तरी सागर को प्रशांत महासागर से नहीं बल्कि अटलांटिक महासागर से जोड़ता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है गोदावरी नदी का अपवाह बेसिन भारत में निम्नलिखित में से किस राज्यों में फैला हुआ है। तो यहाँ बता रहा है राज्य में, तो राज्य में बता रहा है। तो उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखाना चाहता, सॉरी पिक्चर दिखाना चाहता हूँ गोदावरी नदी के बारे में, आप उसको देख लें। आई होप दोस्तों ये फिगर आपको समझ में आया होगा। देखो ये है गोदावरी। ठीक है, गोदावरी नदी का उद्गम स्तंभ देख सकते हो। यहाँ पे उद्गम स्तंभ बोल रहा है कि ब्रह्मगिरी एक जगह है नासिक में, यानी कि महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है और निकल के कहाँ चली जाती है, बंगाल की खाड़ी में। गोदावरी नदी को हम भारत की गंगा भी बोलते हैं। इसकी लंबाई 1450 किलोमीटर है। जो गोदावरी नदी का आप रूट देखोगे तो ऐसे गया है। इसका मतलब कि दोस्तों आपको गोदावरी नदी तमिलनाडु में दूर दूर तक नहीं जाती है। तो ऑप्शन में आपको अगर वहाँ पे तमिलनाडु दिखेगा तो वो काट देना। ठीक है, तो इस पिक्चर में देख सकते हो कि यहाँ पे भी तमिलनाडु है जो कि गलत है, यहाँ पे भी तमिलनाडु है जो गलत है, यहाँ पे भी तमिलनाडु है जो कि गलत है। मेरा आंसर हो जाएगा बी। बिना देखे भी मार सकते हैं भाई, अगर स्टेट एक याद रहेगा तो कहाँ से बहती है, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में जाकर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि विश्व में कितने ऐसे देश भू आवेशिष्ट देश हैं जो दोहरे भू आवेशिष्ट हैं। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो गए। इसका मतलब हुआ कि दोस्त एक ऐसा एक ऐसा देश जो किसी जल के हिस्सा से नहीं घिरा हो। ठीक है, यानी कि बिल्कुल वहाँ जल ही नहीं हो, यानी सागर नहीं हो, महासागर नहीं हो। ठीक है, तो उसको कहेंगे वो लैंड लॉक कंट्री। तो दुनिया में ऐसे कितने देश हैं, और तो और ऊपर से इसको हार्ड बना दिया गया है। बताया गया कि दोहरे भू आवेशित कौन से हैं, यानी कि वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके साथ साथ लैंड लॉक कंट्री भी होने चाहिए। तो वो कितने ऐसे देश हैं, तो ऐसे दोस्तों देशों की संख्या 2 है। पहला हो जाएगा एक उज्बेकिस्तान, और दूसरा हो जाएगा लिचेस्टीन। क्या होगा, लिचेस्टीन। ठीक है दोस्तों, याद कर लेना। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कोरियलिक्स बल का प्रभाव न्यूनतम कहाँ होता है। देखो क्वेश्चन में देखोगे तो लिखा है न्यूनतम, यानी सबसे कम। तो सबसे कम होता है विषुवत रेखा पे और सबसे ज़्यादा होता है ध्रुव पे। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ 7 की तरफ आते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सत्य है भाई बोल रहा है। चलो यहाँ दे रहा है भूकंपीय तरंग, तो क्वेश्चन है भूकंपीय तरंग से। ठीक है, 3 प्रकार की तरंग होती हैं, पी होती हैं, एस होती हैं और एल होती हैं। ठीक है, तो चलो, तो भूकंपीय तरंगों का वेग अधिक घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पर बढ़ जाता है। तो हाँ भाई, अधिक घनत्व रहेगा, डेंसिटी हाई रहेगी तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। भूकंपीय
सभी, यहाँ पे देखो यहाँ लिख रहा है एक नहीं सभी के बारे में बोल रहा है। भूकंपीय तरंगों का वेग कम घनत्व वाले पदार्थ से गुजरने पे घट जाती है। तो हाँ भाई, अगर डेंसिटी कम रहेगी तो उसका स्पीड भी कम हो जाएगी। चलो फिर बताइए, केवल प्राथमिक तरंगे, देखो यहाँ पे सभी नहीं बोला है, यहाँ पे प्राथमिक तरंगे की बात किया है, यानी कि ये पी तरंगे, प्राथमिक तरंगे ही पृथ्वी के केंद्र भाग से गुजर सकती है। तो ये भी सही है, यानी कि ये भी सही है, ये भी सही है। तो मेरा आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है, निम्नलिखित में से कौन एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की गोखूर झील है? भाई देखो, मीठे पानी की झील पूछ रहा है तो बुल्लर झील कुछ लोग मार देंगे, लेकिन गलत हो जाएगा। यहाँ बोल रहा है गोखूर झील। तो गोखूर झील का मतलब होता है कि मान लो कोई एक नदी है और नदी के द्वारा अगर कोई झील बन जाता है ना, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं गोखूर झील। जैसे हमारे बिहार में एक झील है, उसका नाम है कांवड़ झील। ये कांवड़ झील भाई, आप लोग क्वेश्चन करके बताना, आप लोग बिहार से हो तो बिहार के किस जिले में आती है कांवड़ झील। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, चंबल, हिंडन, टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? तो भाई नदी से क्वेश्चन इसलिए दिया है क्योंकि 71st बीपीएससी में भाई नदी से क्वेश्चन था एक, ठीक है। अलकनंदा और भागीरथी कहाँ जाकर मिलती हैं? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे दे देना कमेंट में, और इस क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यमुना। ठीक है, एक सेकंड एक सेकंड, यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि जलोढ़ मिट्टी, भाई जलोढ़ मिट्टी के बारे में बोल रहा है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? चलिए तो देखो, पहला बोल रहा है कि महानदी गोदावरी कृष्णा के डेल्टा, जो डेल्टा होती हैं जलोढ़ मिट्टी से बनी है, तो ये बिल्कुल सही है। पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, तो सही है, और नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। और सी नंबर ऑप्शन बोल रहा है ये भी सही है, ये भी सही है। सी नंबर बोल रहा है हिमालय क्षेत्र में हमें जलोढ़ मिट्टी मिलती है। भाई हिमालय क्षेत्र में कब से जलोढ़ मिट्टी मिलने लगी? तो यही गलत हो जाएगा, ठीक है, हमें 4 पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है। तो उत्तरी मैदान जलोढ़, तो भाई उत्तर की मैदान जलोढ़ मिट्टी से ही बनी हुई है। ठीक है, तो मेरा राइट आंसर गाइस हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बोल रहा है कौन सा सही नहीं है, तो जलोढ़ मिट्टी से संबंध ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोग देख सकते हैं, साइंस का है, फिजिक्स का। बोल रहा है कि राम अपने प्रतिबिंब को सरल दर्पण में देख रहा है। भाई सरल समतल दर्पण लिखा है, ठीक है, सिंपल। दर्पण तथा उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 6 मीटर है। ये मान लो दर्पण है, ये मान लो एक लड़का है खड़ा हुआ है, 6 मीटर की दूरी है, ठीक है। वह दर्पण की ओर 2 मीटर चलता है, तो 6 मीटर से भाई 2 मीटर आगे बढ़ गया, यानी कि 4 मीटर तक चला गया, ठीक है। तो फिर बताइए बीच की दूरी कितनी होगी? तो इसका आंसर गाइस 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 मीटर इधर और 8 मीटर दर्पण के पीछे। चलो सॉरी, 4 मीटर इधर हो जाएगा, 4 मीटर उधर, मिलकर जोड़ देंगे तो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 आते हैं। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो, भाई अगर तार है, तार से अगर हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा? तो चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। वह विद्युत चुंबक की भांति व्यवहार करती है, तो ये सही है। इसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं। हाँ, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव भी कहते हैं, क्योंकि गाइस चुंबक उत्पन्न करता है ना, विद्युत धारा का प्रयोग चुंबकों के निर्माण में किया जाता है। हाँ, ये भी सही है, चुंबक के निर्माण में विद्युत धारा का उपयोग किया जा सकता है। तो तीनों सही है, आंसर हो जाएगा इसका तीनों, ठीक है। चलो तो अभी देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया है। अब आगे क्वेश्चन की तरफ आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है, प्रत्यास्था सीमा के अंदर प्रतिबल एवं विकृति। तो देखो, प्रतिबल और विकृति, ये भी फिजिक्स का क्वेश्चन है, एक दूसरे के समानुपाती होती हैं। तो इस नियम को क्या कहते हैं? तो भाई बच्चा बच्चा जान, मतलब जो पढ़ा हुआ है वो जानता है, इसको हुक का नियम कहते हैं, ठीक है दोस्तों। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए आइए हम लोग विचार करते हैं, ठीक है। बोल रहा है, सभी घड़ियों में आवर्त गति का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, सरल लोलक भी आवर्त गति का उदाहरण है, तो भाई ये तो है ही। तो आंसर हो जाएगा सी, एक और दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, विद्युत लेपन की प्रक्रिया किस सिद्धांत पे कार्य करती है? तो देखो, जो विद्युत लेपन जो होती है ना,
हम लोग विद्युत लेपन करते हैं, इसका ऑप्शन ए रासायनिक ऊष्मीय प्रभाव नहीं, चुंबकीय ऊष्मीय प्रभाव नहीं, विद्युत रसायन प्रभाव। तो विद्युत रासायनिक जो प्रभाव है ना ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है दक्षिण दक्षिण हस्त अंगूठा नियम से अंगूठा क्या दर्शाता है। तो भाई ये क्लास 10th में आप लोग पढ़े होंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, विद्युत धारा की दिशा बताती है। ठीक है, विद्युत धारा की दिशा में आपने जैसे अंगूठा का एक नियम नहीं होता है, बायां हाथ दाहिना हाथ से घुमाया जाता है, तो ये बायां हाथ का बोल रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ये क्या दे दिया भाई। क्वेश्चन नंबर 17 में देख सकते हो ये दिया है, मिलाइए मिलान कीजिए पोटेशियम मैग्नीशियम कॉपर आयन। भाई मतलब मिलाना है किससे। चलो तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की, भाई ये केमिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसमें दिया है पोटेशियम, तो पोटेशियम किसके साथ अभिक्रिया करती है हमें वो देखना है। ठीक है, तो एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा और इधर कर लेता हूँ। चलिए देखिए, तो पोटेशियम जो होती हैं, पोटेशियम अक्सर जो अभिक्रिया करती हैं वो ठंडे जल के साथ। तो पोटेशियम और सोडियम ये दोनों के दोनों याद रखना, सोडियम यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती हैं, तो ये 4 हो जाएगा। ठीक है, और मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम की बात करते हैं तो मैग्नीशियम जो है गर्म जल के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, कॉपर, तो देखो भाई जो कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, सोना हो गया, ये पानी के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती, यानी जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती हैं। आयरन मतलब लोहा होता है, तो लोहा जो होता है भाप के साथ अभिक्रिया करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, एक सेकंड। चलो, तो इसका आंसर आप लोग यहाँ देख सकते हो, हमने सबसे पहले लगाया था 4 3 1 2, तो 4 3 1 2 ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अभिक्रियाशीलता के आधार पर, अभिक्रियाशीलता के आधार, एक सेकेंड, अभिक्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते क्रम, देखो बढ़ते क्रम का मतलब होता है कि पहले सबसे कम वाला, फिर उससे ज़्यादा वाला, ठीक है, फिर सबसे ज़्यादा वाला। ठीक है, अभिक्रियाशीलता, तो देखो यहाँ पे दी गई है सबसे, इसका आंसर हो जाएगा सोना, कॉपर, आयरन। सोना जो है सबसे कम अभिक्रिया करता है, फिर कॉपर उससे कम करता है, फिर आयरन उससे कम करता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को तो भाई ये फार्मूला है, फार्मूला को बनाना है। ठीक है, तो फार्मूला आप लोग सभी जानते हैं कि विरंजक चूड़ का फार्मूला क्या होगा, ये क्या होगा, CaO ClO। ठीक है, 2, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। सॉरी एक सेकंड, ये तो गलत बोल दिया भाई। ठीक है, यहाँ देखो आगे विरंजक चूर्ण का बोला है ना, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या होगा ये इसका आंसर, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ए का 2 नंबर। ठीक है, यहाँ लिखा भी है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। चलो अब बात करते हैं, दो चीज़ होता है, एक होती है बेकिंग सोडा, एक होती है धोने वाला सोडा। तो बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होगा, Na2, एक सेकेंड आगे कहीं दिया है ना, मैं मिला देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे जो बचा हुआ पार्ट था वो दे दिया। यहाँ पे देखो धोने वाला सोडा, अरे धोने वाला सोडा प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो धोने वाला सोडा का फॉर्मूला यहाँ पे नहीं दिया है, धोने वाला सोडा का फॉर्मूला पीछे था, और यहाँ पे था NaHCO3, ये खाने वाला सोडा का फॉर्मूला है, और प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हो जाएगा कैल्शियम सल्फोनेट हेमीहाइड्रेट। ठीक है, और भी है जैसे कि फिटकिरी का आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, फिर उसके बाद सोरा का याद करके जाइएगा, चूने का पानी का याद करके जाइएगा, ये सब फॉर्मूला बहुत ज़रूरी है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के लवण का पीएच मान बताइए। तो पीएच मान बताना है भाई, प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इसका फॉर्मूला याद रख लेना कि प्रबल अम्ल और दुर्बल क्षार में प्रबल अम्ल है तो अम्ल ही होगा, अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। पीएच मान मतलब पोटेशियम ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है, डॉक्टर होमेन सोरेन थे जिन्होंने पीएच मान का आविष्कार किया था। तो इसका हो जाएगा 7 से कम, ऑप्शन ए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि ये मेरा पहला वीडियो है। अगर रिस्पांस अच्छा रहा तो मैं वीडियो लंबा भी लेके आऊँगा और पूरा लेके आऊँगा, कंप्लीट
डिस्क्राइमिनेशन के मतलब कंप्लीट डिस्क्राइब करके लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।